हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। स्टूडेंट हमने अपने पिछले वीडियो में ये समझ लिया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बेसिक हमने जाना था और ये हमने देखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा था सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा हमने देखा था इटरेटिव स्टेटमेंट्स और तीसरा हमने देखा था जंप स्टेटमेंट। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले सिलेक्शन टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहला आपका होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि इफ एल्स आपका क्या है भाई, तो इफ एल्स है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए डीआरडीओ सिस्टम के एग्जाम में कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लाइक आपसे ये बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इफ एल्स भी हो सकता है, आपका स्विच केस भी हो सकता है। ये दोनों क्या होंगे, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे। मे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए डिप्लोमा लेवल पे एग्जाम हो रहा है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इफ एल्स में ये समझ गए, ये सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। नाउ इफ एल्स है क्या भाई, तो नाम से पता चल रहा है सिलेक्शन, यानी इसका यूज क्या होगा, सेलेक्ट करने के लिए। ये तो समझ गए भाई कि ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। लेकिन किस में से सेलेक्ट करेगा, 10 चीज है, 12 चीज है, 15 चीज है, क्या है? तो इसके पास दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अगर ऐसी स्थिति रहे तो हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम जनरल लाइफ से बोले तो जैसे मैं रूम पे रहता हूँ, तो मैं अपने रूममेट को क्या बोलूंगा, जैसे मेरे रूममेट ने पूछा कि भाई शुभम क्या बनाऊं आज, क्या खाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई अगर चावल अवेलेबल है तो चावल बना दे, अगर नहीं है तो फिर रोटी बना दो, है ना, ऐसा बोल सकता हूं। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ चावल इज अवेलेबल, एक कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर चावल अवेलेबल है चावल बनाओ, एल्स रोटी बना दो। यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है और एक कंडीशन पे बेस्ड हम दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इफ एल्स का यूज करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे। एक बार मैं सिंटैक्स लिख देता हूं, फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स को लिख लेते हैं। सिंटैक्स, देखिए ये जो नोट्स होगा ये स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंटैक्स इसका क्या है स्टूडेंट, आपको लिखना है इफ, और इफ क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है, एक कीवर्ड है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इफ का यूज होना है और यहाँ पे आप लिखिएगा ब्रैकेट में कोई भी एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन जो सी लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन। देन उसके बाद आपको लिखना है एल्स और उसके बाद लिखना है स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, है ना, हमें समझना है कि इसका आखिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को कंडीशन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि इस इफ, जो भी ये इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका कंडीशन क्या है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है, कंडीशन बोला जाता है। तो एक स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, इवेल्युएट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक्सप्रेशन क्या होगा, इवेल्युएट होगा। अब जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहली क्या, कि इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक नॉन जीरो वैल्यू होगा, यानी 1 से पूरा प्लस में इंफिनिटी तक या -1 से माइनस में इंफिनिटी तक। तो पहला केस क्या हो सकता है कि वैल्यू हमारा नॉन जीरो आ सकता है। क्या आ सकता है, नॉन जीरो। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक्सप्रेशन हमारा इवेल्युएट होके जीरो आ जाए, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वैल्यू हमारा इवेल्युएट, यानी एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। तो हमें पता है कि सी लैंग्वेज में नॉन जीरो का मतलब क्या होता है भाई, तो नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो देखिए ये आपका एग्जीक्यूट किस प्रकार से होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो होता है यानी कि वो ट्रू हो जाता है, तो आपका स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब ये क्या करेगा भाई, तब ये स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होकर के जीरो आ जाता है, जीरो माने फॉल्स,
तो जैसे ही फॉल्स होगा तो बोलेगा भाई कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो आप एल्स वाले पे चले जाइए और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करा दीजिए। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू जैसे ही होगी 0 यानी कि फॉल्स, तब ये क्या करेगा, तब ये स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करा देगा। ये इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। बस इससे ज्यादा इफ एल्स में कुछ नहीं है। ये अगर आप समझ गए तो पूरा इफ एल्स आपका है। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। ये रहा सिंटैक्स स्टूडेंट, हमें इफ लिखना है, ब्रैकेट में आप कोई भी वैलिड सी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन को कंडीशन भी बोला जाता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कंडीशन। कंडीशन, तो ये एक्सप्रेशन या कंडीशन आपका इवेल्युएट होगा। दो चीजें हो सकती है, या तो वैल्यू नॉन जीरो आएगा या तो वैल्यू जीरो आएगा। तो जब नॉन जीरो आएगा माने ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब जीरो आ गया इसका मतलब क्या है, जीरो का मतलब फॉल्स, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ अब अगर इसका फ्लो चार्ट हम लोग देख लें तो और ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लो चार्ट। तो देखिए फ्लो चार्ट बनाने में क्या है भाई, तो कुछ नहीं है। यहां पे क्या है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है हमारा भाई, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। में EXP लिखता हूं। ठीक है, अब यहां से दो चीजें हो सकती है। एक क्या हो सकता है भाई कि हमारा रिजल्ट या तो ट्रू आ सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि या तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आ सकता है ना। क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स करने का मतलब क्या हुआ, ट्रू का मतलब हुआ नॉन जीरो, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, जीरो। तो जब यहां पे ऐसा होगा तब फिर दो चीजें हो सकती। क्या होगा भाई, तो जब फॉल्स आएगा या जब ट्रू आएगा, ध्यान देना है यहां पे। ठीक है, मैं जल्दी से बना दे रहा हूं। जब ट्रू आएगा तब क्या होगा, तब ये कहेगा स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करा दो, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करा दो। और जब फॉल्स आएगा तब ये बोलेगा कि स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करा दो। तब क्या बोलेगा कि भाई STMT स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करा दो, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पे चले जाओ। यानी जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, NEXT नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या करेगा भाई, तो उठ करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए काफी आसान है। फ्लो चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन में एंटर हुआ था, और ये इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये इस प्रकार से इवेल्युएट होते रहेगा। तो ये है स्टूडेंट फ्लो चार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का। मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। यहां से दो चीजें हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जब ट्रू आया भाई तो ये बोलेगा कि अच्छा जो इफ वाला में था यानी स्टेटमेंट 1 उसको एग्जीक्यूट करा दो। जब फॉल्स आएगा तो बोलेगा स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करा दो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओ। तो हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 इन दोनों में से कोई एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। या तो स्टेटमेंट 1 हो या तो स्टेटमेंट 2 हो, दोनों में से कोई एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उस पे हमारा फ्लो कंट्रोल चला जाएगा, और फिर देन फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट इस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। ये था स्टूडेंट आपका इफ एल्स। ठीक है, फ्लो चार्ट भी समझ गए। अब यहां से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको समझाते चलता हूं ताकि आपको इफ एल्स पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है कि यहां पे हमने आपको क्या बताया कि इफ के बाद आपने लिखना है स्टेटमेंट 1 या एल्स के बाद लिखना है स्टेटमेंट 2। लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंपाउंड स्टेटमेंट्स का, जिन्हें हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट्स और ब्लॉक के बारे में, है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले कि आप स्टेटमेंट 1 STMT स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके जगह पे। यानी क्या कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस।
यानी कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर में क्लोज कर देते हैं, तो इसे बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। और हमें पता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली वैलिड होता है, सिंटैक्टिकली ये एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। सिंटैक्टिकली, टैक्टिकली स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, है ना, वन स्टेटमेंट की तरह ये, या सिंगल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, वन से अच्छा रहेगा, यहाँ पे मैं सिंगल लिख दे रहा हूं, है ना। सिंटैक्टिकली ये ट्रीट होता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बोला था कि सी लैंग्वेज में आप जहां जहां एक सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वहां वहां आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, बिकॉज कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली। तो यहां पे हम लोग इफ के साथ में कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं और एल्स के साथ में भी कंपाउंड स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल 1 मैं ले लेता हूं। देखिए नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है सी लैंग्वेज का, ठीक है। ये देखिए सी लैंग्वेज का ये कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टोटल 24 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, ये 25th वीडियो है और आगे के भी वीडियोज फर्दर यहाँ पे आएंगे। सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज प्रतिदिन स्टूडेंट 9 बजे यहाँ पे देखिए चलता है, टाइमिंग दिया हुआ है। टोटल हम लोग अभी तक 9 सेट ऑफ एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं और भी काफी सारे डिस्कस करेंगे। इतने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि डीआरडीओ सिस्टम के एग्जाम में एक भी एमसीक्यूज आपसे आउट ऑफ इन सेट से पूछा नहीं जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सेम टू सेम एग्जाम्पल पूछा जाएगा, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अगर आपको पढ़ाया 2+2 तो वो 4+6 पूछ सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग वापस से चलते हैं स्टूडेंट अपने स्लाइड पे और यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कभी कोई सिचुएशन क्या आ सकती है, जैसे हमारे पास दो नंबर है, मान लिया जाए ए और बी, और इन दोनों के बीच में ग्रेटर को फाइंड आउट करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर भाई ए जो है वो बड़ा है बी से तो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि ए जो है वो बड़ा है, ए इज बिगर, ए इज बिगर। मैं यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज वगैरह यूज नहीं करूंगा, सिंपल मैं आपको इफ एल्स समझाना चाह रहा हूं। या ऐसा अगर नहीं होता है, इसका जाहिर सा मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है इसका कि हमारा जो बी है वो बड़ा है, तो प्रिंट एफ बी इज बिगर, है ना, बी इज बिगर हो गया। यानी कि अगर ए और बी, इसमें अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका मतलब ए बड़ा है, अन्यथा बी बड़ा। मैं यहाँ पे अभी बराबर वाला कंडीशन लेकर नहीं चल रहा हूं कि ए डबल इक्वल बी, वो हम लोग देखेंगे। अभी चूंकि हम लोग इफ एल्स समझना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अभी ग्रेटर वाले पे नहीं जाएंगे। तो इफ और एल्स, यानी कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी इवेल्युएट होके ट्रू आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है, तो प्रिंट हो जाएगा ए इज बिगर, अन्यथा एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा कि बी इज बिगर। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सिंगल स्टेटमेंट से हमारा काम चल जा रहा है, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है जब सिंगल स्टेटमेंट से हमारा काम नहीं चलता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लिया जाए, फिर से ए और बी लेते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी, इंट टाइप के, ठीक है, इंट टाइप के। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें करना है a डिवाइडेड बाय b और उसको किसी में स्टोर कराना है। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम दिया गया, आपसे इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया, एकदम सिंपल सा सवाल है लेकिन पूछ दिया जाता है, क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अगर हमें a डिवाइडेड बाय b करना है, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो b है भाई ये जीरो के इक्वल्स तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि a डिवाइडेड बाय अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करे तो वो एरर हमें देता है, यानी कि नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ जो b है हमारा भाई ये कहीं डबल इक्वल्स जीरो तो नहीं है, जो हमारा b है ये डबल इक्वल्स जीरो तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो कि जो सेकंड वैल्यू है वो जीरो है, या डिवीजन बाय जीरो, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, डिवीजन बाय जीरो एरर, है ना। चलिए ये हो गया। एल्स में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एल्स में आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। तो एल्स में आप क्या कीजिएगा, यहां पे आप लिख सकते हैं कि ध्यान देना है c इक्वल्स a डिवाइडेड बाय b, और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ, c का वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, c इक्वल्स परसेंट d, और यहाँ पे आप c परसेंट d के जगह पे क्या करवाना चाह रहे हैं, c के वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, कॉमा दे करके c, है ना। चलिए ये हो गया आपका सिंटैक्स।
तो आप यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं स्टूडेंट कि इल्स में हमने दो स्टेटमेंट को लिखा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इल्स में हमने दो स्टेटमेंट को लिखा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वैलिड नहीं है। ये जो प्रिंटफ है ये आपका इल्स के बाहर कंसीडर होगा। ये क्या होगा? इल्स के बाहर कंसीडर होगा। ठीक है, तब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। जब आपने करली ब्रेसेस का यूज कर लिया, ध्यान देना यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डीआरडीओ सिस्टम के एग्जाम में। यहां से इंडेंटेशन आपको अलग दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं बातों को? नहीं समझ पा रहे तो हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो समझाऊंगा मैं, जैसे डीआरडीओ सिस्टम में क्या किया जाता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया जाता है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दिए जाएंगे और यहाँ पे तीन स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और इंडेंट इस प्रकार से दिया जाएगा। तो हमें देखने से क्या लगेगा डायरेक्टली कि ये तीनों स्टेटमेंट इल्स के पार्ट हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इल्स का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं यूज किया। तो आगे मैं आपको वो समझाऊंगा, पहले आप ये समझिए कि हमें इल्स में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन सके, एज अ सिंगल स्टेटमेंट ट्रीट हो, तब ये इल्स का एक पार्ट ट्रीट होगा। तो स्टूडेंट जब भी हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना होगा इफ के अंदर या एल्स के अंदर, तब हम क्या करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अन्यथा हमें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट यूज करने का कोई भी यहाँ पे नेसेसरी नहीं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए। और ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ यहाँ पे जो एल्स क्लॉज आपको दिख रहा है इफ के साथ, ये स्टूडेंट आपका नेसेसरी नहीं। ठीक है, ये आपका जो इल्स क्लॉज आपको दिख रहा है ये नेसेसरी नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं सीधा। ठीक है, कि द इल्स पार्ट इन द इफ एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, तो स्टूडेंट यहां पे जो आपका इल्स है ना, ध्यान देना है, यहां पे जो आपका इल्स क्लॉज है ये आपका ऑप्शनल है। यानी कि हम लोग इफ एल्स को लिख सकते हैं विद एल्स और विदाउट एल्स। यानी कि अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा आपका, इफ, उसके बाद आप यहां पे कोई भी एक्सप्रेशन दीजिए और उसके बाद यहां पे कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। ये हो गया आपका स्टूडेंट सिंटैक्स। ठीक है, एल्स का जरूरत यहां पे नहीं है। या अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना चाहें तब आपका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, इफ एक्सप्रेशन, और इसके अंदर में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सिंटैक्स। तो यहां पे आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल में कोई कुछ चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखिए होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एल्स नहीं लिख रहे हैं तो होगा क्या यहाँ पे, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। तो जब भी हम कोई एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं तो दो कंडीशन, यानी कि दो रिजल्ट हमारा हो सकता है, एक तो नॉन जीरो, दूसरा क्या हो सकता है, जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया भाई, नॉन जीरो का मतलब हो गया ट्रू, TRUE। तो जब ट्रू आएगा, जैसे ही ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो इफ के अंदर जो है भाई वो तो उसको एग्जीक्यूट करेगा ही। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि स्टेटमेंट 1 जो है इसको एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, STMT स्टेटमेंट 1। ठीक है, और इसके बाद चले जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, इसके बाद चले जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कराओ और उसके बाद चले जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, नाउ अगर मान लिया जाए एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि फॉल्स आ गया, तो जब फॉल्स आएगा तो क्या होगा, तब ये कुछ नहीं करेगा, सीधे चले जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ही आ गया फॉल्स तो ये सीधे क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा और इसके बाद फिर फर्दर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा इस प्रकार से आपका एग्जीक्यूट होते रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को पता हो गई। तो देखिए हुआ क्या, एक्सप्रेशन सबसे पहले आपका इवेल्युएट हो रहा है स्टूडेंट। एक्सप्रेशन का रिजल्ट दो हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे ही ट्रू होगा तो बोलेगा स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कराओ और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओ। जैसे ही आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, तब ये बोलेगा भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा चलो इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पे। यानी कि जो भी, देखिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं हो क्या रहा है। यहां पे या तो ये 0 हो सकता है, कहां पे लिख दूं,
यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। या तो जीरो हो सकता है या तो नॉन जीरो हो सकता है ना, नॉन जीरो हो सकता है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है, या तो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है। तो जीरो होगा तो बोलेगा भाई इस पे चले जाओ, अगर ये नॉन जीरो होगा तब ये बोलेगा भाई कि इस पे चले जाओ। यानी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है आपका, आ रही है बात समझ में? जीरो होगा तो बोलेगा स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कराओ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओ, और अगर नॉन जीरो हो गया तो सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओ, कुछ एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं। ये हो गई बात। तो आई होप आपको सीधा समझ में आ गया कि जो एल्स है, एल्स क्लॉज है, वो आपका ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है उसको लिखना, ठीक है। हमारे पास अगर ऐसा कंडीशन है कि हमें सिर्फ एक ही काम करना है, तब हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने रूममेट को बोलूं कि भाई इफ चावल इज अवेलेबल मेक चावल, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि भाई चावल है डिब्बा में रखा हुआ, तो अगर रखा हुआ होगा तो चावल बना देगा, नहीं रखा हुआ होगा तब हमने कुछ कहा ही नहीं उसको, सीधी सी बात है। तो इफ चावल इज अवेलेबल मेक चावल, बात खत्म। और दूसरे केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इफ चावल इज अवेलेबल मेक चावल एल्स मेक रोटी, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको दो बातें बता दी। पहली बात तो क्या बताया कि वहां पे आप कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट की जगह। दूसरी बात मैंने क्या बताया, एल्स आपका ऑप्शनल है। देखिए, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है शॉर्टकट। और ये काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट में पूछा गया है क्वेश्चंस, तो खैर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, यहां पे आप काफी सारे शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट्स का यूज कैसे किया जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आपको लिखना है इफ, देखिए ध्यान से देखना है यहां पे, इफ एक्सप्रेशन नोट इक्वल्स जीरो, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, नोट इक्वल्स, है ना। तो इफ एक्सप्रेशन नोट इक्वल्स जीरो, अगर कहीं ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है तो हम इसको सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ एक्सप्रेशन, है ना, इफ एक्सप्रेशन। ये दोनों एक ही चीज है। कैसे एक ही चीज है, हम नहीं मानेंगे सर, तो हम यहां पे आपको एग्जांपल देंगे, तब तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रू कब होगा, यानी नॉन जीरो कब होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे समझिए, अगर ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ई एक्स पी, ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो, ठीक है। अब समझिए मेरी बात, जब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आएगा, जीरो, तो जीरो नोट इक्वल्स जीरो, ये तो भाई गलत बात है ना, जीरो जीरो के तो बराबर है, तो जीरो नोट इक्वल्स जीरो फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। जब नॉन जीरो होगा तो यहां पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रख दीजिए, जीरो हटा दीजिए, यहां पे कोई नॉन जीरो वैल्यू, जैसे वन रख देते हैं, वन नोट इक्वल्स जीरो, या टू रख दीजिए, टू नोट इक्वल्स जीरो, या -5 रख दीजिए, -5 नोट इक्वल्स जीरो। सारे कंडीशन में क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तब ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसको मिटा देते हैं, देख लिया आपने। यानी कि जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो है तब हमारा ये पूरा का पूरा कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो है तब ये पूरा का पूरा हमारा कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। अब इस केस में बात करते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाए या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ गया, तो चूंकि इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो होल वैल्यू जीरो आ जाएगा, यानी कि फॉल्स। और अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ट्रू। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है, आप ध्यान से देखिए, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है। एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो माने फॉल्स, एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो माने फॉल्स, एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो माने ट्रू, एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो माने ट्रू, दोनों तो सेम ही है। यानी कि हम लोग इफ एक्सप्रेशन नॉट इक्वल जीरो को क्या लिख सकते हैं, इफ और यहां पे एक्सप्रेशन, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कभी कभी बात क्या आती है, जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि अच्छा बताइए भैया कि अगर यहां पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्या, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, इफ एक्सप्रेशन ऐसे पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूं कि ये कंडीशन आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या बोलिएगा, इफ एक्सप्रेशन नॉट इक्वल जीरो, इस प्रकार से बोलिएगा। अगर लिखा हुआ है इफ एक्सप्रेशन तो इसको क्या ऐसे नहीं पढ़ना है इफ एक्सप्रेशन, इसको पढ़ना है इफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो देन, इफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, या इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो देन।
क्योंकि एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो ट्रू हो रहा है, तो एग्जीक्यूट कराना है। तो ये तो हो गया एक शॉर्टकट स्टूडेंट। दूसरा भी यहाँ पे है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे स्टूडेंट कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रहा है सी लैंग्वेज का। ये देखिए सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज है, ये सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट है, 24 वीडियोज अपलोड हो चुका है, ये 25th वीडियोज रिकॉर्ड हो रहा है जो कि आपको मिलेगा, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ स्टूडेंट मौजूद है। ये भी पीडीएफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पीडीएफ, ये स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है ना अभी सारा, ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है, ओके। देखिए दूसरा क्या है स्टूडेंट, कहीं कहीं लिखा हुआ क्या रहता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। इफ एक्सप्रेशन डबल इक्वल जीरो, एक्सप्रेशन EXP का मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैलिड सी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ रहता है। इसके जगह पे स्टूडेंट शॉर्टकट का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इफ नोट एक्सप्रेशन। हालांकि इसको पढ़ना नहीं है नोट एक्सप्रेशन, मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं इफ नोट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेप्टम एग्जाम में, वो आपसे इस प्रकार से नहीं लिखेगा इफ एक्सप्रेशन डबल इक्वल जीरो, वो सीधा इस प्रकार से लिख के पूछेगा। अब दोनों एक ही चीज है, वो कैसे हम माने सर, तो वो ऐसे मानेंगे सर कि हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लिया जाए ये एक्सप्रेशन है, तो या तो ये हमारा एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है, या तो ये हमारा एक्सप्रेशन नॉन जीरो हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइए। नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये हमारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो जीरो डबल इक्वल जीरो, बिल्कुल सही बात है भाई, जीरो तो जीरो के बराबर है, यानी कि ये ट्रू आ जाएगा। जब ये हमारा नॉन जीरो हो जाए, जैसे मान लिया जाए 1 हो जाए, -5 हो जाए, है ना, 1000 हो जाए, तो 1000 डबल इक्वल जीरो, ये तो गलत बात है भाई। -5 डबल इक्वल जीरो गलत बात है, 1 डबल इक्वल जीरो गलत बात है, यानी कि ये फॉल्स हो जा रहा है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये हमारा एक्सप्रेशन या तो जीरो हो सकता है, या ये हमारा एक्सप्रेशन नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो नॉट जीरो, जीरो का मतलब क्या भाई, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, तो नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब क्या, ट्रू। हमने पढ़ा था ना लॉजिकल नोट, याद है ना आपको, जब ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि ये एक यूनिटरी ऑपरेटर है जो कि क्या कर देता है, निगेट कर देता है ना, निगेट कर देता है, यानी अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, लेकिन नोट लगा हुआ है इसका मतलब ट्रू हो गया, तो ये हो गया ट्रू। अगर आप यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रू, और जब ये नोट ट्रू होगा, जब ये नोट ट्रू होगा इसका मतलब फॉल्स हो गया, तो नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो ये तो सेम चीज हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, ये तो सेम चीज हो गया, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन जीरो है तो ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन जीरो है तो ट्रू आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर नॉन जीरो है तो फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन नॉन जीरो है तो फॉल्स आ रहा है। यानी कि इफ एक्सप्रेशन डबल इक्वल जीरो, जिसको हम लोग पढ़ते हैं जनरली, इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ नोट एक्सप्रेशन। क्या लिख सकते हैं, इफ नोट एक्सप्रेशन। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो देन, यानी अगर एक्सप्रेशन जीरो हो, एक्सप्रेशन का वैल्यू इवेल्युएट होकर जीरो आ जाए, तब जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो ये दो शॉर्टकट्स थे स्टूडेंट, जिसको आपको थोड़ा सा खास ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, एग्जाम में आपसे ये वाला पोर्शन लिख करके पूछा जाएगा, ये आपको कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, कंडीशन में ये दिया जाएगा। इफ एक्सप्रेशन काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जीरो आ रहा है माने फॉल्स, नॉन जीरो आ रहा है मतलब ट्रू। यहाँ पे क्या करे भाई, तो जस्ट उल्टा कर देना है, एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ गया मतलब ट्रू, एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ गया मतलब फॉल्स, जस्ट उल्टा कर देना है आपको, ठीक है। चलिए, और इफ एल्स में कुछ बच रहा है क्या? हाँ देखिए, एक और चीज बच रहा है इफ एल्स में, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग एक ही कंडीशन लिख रहे हैं, है ना, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन लगाया, यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाया, और भी ऊपर जितने भी हमने यानी केस लिखे, हमने सारे में एक ही कंडीशन लगाया। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लिखना हो तो तब हम क्या करेंगे भाई, तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन में, पिछले वाले यूनिट में, बुलियन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नोट में मैं लिख दे रहा हूं NOTE नोट, we use या we can use boolean operators for
कंबाइनिंग बोल सकते हैं, हाँ, फॉर कंबाइनिंग कंडीशंस, COMBINING, देख लीजिएगा स्पेलिंग आप लोग, फॉर कंबाइनिंग कंडीशंस या फॉर मल्टीपल कंडीशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए हमारे पास, एग्जांपल लेकर समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक वेरिएबल है और हमें कुछ ऐसा बोला गया है कि अगर जो हमारा वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल है ये क्या हो, ये हो आपका लेस देन 25 और ये हो आपका साथ के साथ ग्रेटर देन, ये हो आपका ग्रेटर देन 10, तब आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी ऑपरेशन जो भी हो, यानी कि तब आपको क्या करना है, लाइक मान लिया जाए इंक्रीमेंट को परफॉर्म कर देना है, ठीक है, इंक्रीमेंट परफॉर्म करना है, इंक्रीमेंट परफॉर्म कर देना है। अब आप क्या कीजिएगा भाई, अब आप कैसे लिखिएगा, यहां पे तो दो दो कंडीशन आ गया, वेरिएबल आपका लेस देन 25 भी होना चाहिए और आपका ग्रेटर देन 10 भी होना चाहिए। कई सारे महावैज्ञानिक क्या करते हैं कि ये इस प्रकार से लिख देते हैं, इफ जो आपका वेरिएबल है ये क्या हो भाई, लेस देन 25 बोला है, ठीक है, वेरिएबल लेस देन 25, अब क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 10 बोल रहा है, तो ठीक है, इफ वेरिएबल ग्रेटर देन 10, और इसके अंदर महाशय जो है अपना स्टेटमेंट लिख करके और इसको क्लोज कर देते हैं। तो उन महाशयों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको सी लैंग्वेज में बुलियन ऑपरेटर्स दिया गया है, वो किस लिए दिया गया है, किस दिन काम आएगा वो, तो आपको ये वाला केस ऐसे नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे काट दे रहा हूं, इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं, ताकि आप जब भी नोट्स पढ़ें तो आपको ध्यान आ जाए कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दिया गया है सी लैंग्वेज में बुलियन ऑपरेटर। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल X और कंट्रोल V, हाँ ये सही जगह चला गया अब, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सही तरीका है, इस प्रकार से आपको लिखना है इफ, उसके बाद आपको बोलना है अच्छा वेरिएबल क्या होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए, ठीक है भाई, तो लेस देन 25 बोलो, और क्या चाहिए साथ में, ग्रेटर देन 10 भी होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड का यूज कर देंगे और बोलेंगे जो वेरिएबल है ना वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद क्या करो भाई, तो वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, यानी जो भी आपका सेट ऑफ ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म करवा दो, बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ये है आपका सही तरीका, ये है आपका गलत तरीका नहीं, मतलब ये भी इवेल्युएट एकदम सही होगा, यानी आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा। मतलब मैं रीडेबिलिटी के लिए बता रहा हूं, प्रोग्राम के इफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए बता रहा हूं। जब आपको कॉन्सेप्ट दिया गया बुलियन ऑपरेटर का तो आप यूज कीजिए, इस प्रकार से मत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो जब भी आपको दो कंडीशन को या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करना हो, आप बुलियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, आप और का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ऐसा बोला जा सकता है किसी कंडीशन में कि वेरिएबल या तो 25 से छोटा होना चाहिए या 10 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। और ये मेरी बात समझ में, तब आप क्या कीजिएगा, लॉजिकल और का यूज कर दीजिएगा यहाँ पे, यानी या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू है। और हम लोग लॉजिकल और हो गया, लॉजिकल एंड हो गया, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट में, तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए बुलियन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो इफ एल्स था वो कंप्लीटली एंड हो गया, कंप्लीटली नहीं बोलूंगा मैं, इफ एल्स का बेसिक एंड हो गया। देखिए अभी बच क्या रहा है, चूंकि वीडियो काफी लंबा जा चुका है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप एक ही वीडियो में काफी ज्यादा दबाव ले। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट, अभी आपका बच रहा है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग में एक तो बच गया नेस्टिंग, आपका नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, और दूसरा आपका बच गया डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम होता है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, और तीसरा हो गया आपका एल्स इफ लैडर, एल्स इफ लैडर। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। तो ये तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों को पढ़ाने में भी लगभग 15 से 20 मिनट का समय जाएगा, और चूंकि ये 30 मिनट पार कर चुका है तो मैं नहीं चाह रहा हूं काफी ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी स्टूडेंट स्टार्ट कर दिया, एक बार मैं बता देना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। ये देखिए, आपको हमारे चैनल के होम पेज पे चले जाना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ठीक है। ये देखिए, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स फुल कोर्स फॉर डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 CB2, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। अभी चूंकि हम लोगों ने 2 ही लेक्चर अपलोड किया है, और भी लेक्चर्स आएंगे, इस पे स्टार्ट हो चुका है, बस मैं ये आपको बताना चाह रहा था, कंफर्मेशन देना चाह रहा था।
क्योंकि सी लैंग्वेज के बाद कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग सी लैंग्वेज और कंप्यूटर नेटवर्क को पैरेलली एंड कर देंगे। हमने टारगेट रखा है, देखिए मैं भी भूल गया, नवंबर का टारगेट हमने रखा था, शायद 15 नवंबर या 13 नवंबर का टारगेट, उस दिन तक एंड हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट आपका। तो लगभग 40% हम लोग टीयर 2 में गेन करने के काबिल बन जाएंगे। फिर बाकी के सब्जेक्ट भी हम लोग एंड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।